नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। भारत का पोश एक्ट। कई बार लगता है कि वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करना एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। तो चलिए आज इसी प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और इसकी हर एक परत को समझते हैं। और सच कहूं तो ये सवाल किसी को भी परेशान कर सकता है। जब किसी के साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो ये समझ ही नहीं आता कि पहला कदम क्या उठाएं, कहाँ जाएं। रास्ता एकदम धुंधला सा लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक साफ और सुरक्षित रास्ता मौजूद है, और वो रास्ता है भारत का पॉश एक्ट। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, इसे एक रोड मैप की तरह समझिए, जो इस मुश्किल सफर में कदम दर कदम रास्ता दिखाता है। तो सीधे प्रक्रिया के स्टेप्स पर जाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह पूरा कानून आखिर किन सिद्धांतों पर टिका है। मतलब, इसकी नींव क्या है। क्योंकि ये जो सुरक्षा के उपाय हैं, ये पूरी प्रक्रिया में साथ चलते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है, ये पूरा सिस्टम शिकायत करने वाले के हिसाब से बनाया गया है। मतलब पूरा फोकस इस बात पर है कि उन्हें न्याय मिले, ना कि प्रक्रिया के दौरान उन्हें फिर से उसी दर्द से गुजरना पड़े। ये सिस्टम हर कदम पर उन्हें सपोर्ट देने के लिए ही है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात है गोपनीयता, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। ये एक कानूनी गारंटी है। इसका सीधा मतलब ये है कि शिकायतकर्ता की पहचान से लेकर जांच से जुड़ी हर बात को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। और ये एक बहुत बड़ा भरोसा देता है। कानून में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई शिकायत करता है तो उसके खिलाफ किसी भी तरह की बदले की कार्रवाई, जिसे हम रिटेलिएशन कहते हैं, नहीं हो सकती। नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें इससे बचाए। एक और जरूरी बात, अगर कोई अपनी कंपनी की इंटरनल पॉश कमेटी में शिकायत करता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो पुलिस में क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं कर सकता। मतलब न्याय के लिए ये दोनों रास्ते एक साथ खुले रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शिकायत कौन दर्ज कर सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी, इसके लिए टाइम लिमिट क्या है। तो पीड़ित व्यक्ति कौन हो सकता है? देखिए, इस कानून का दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ फुल टाइम कर्मचारियों के लिए नहीं है। इसमें इंटर्न, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, यहाँ तक कि ऑफिस में आने वाले कोई विजिटर भी शामिल हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो भी शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत दर्ज करने के लिए कितना समय मिलता है? स्टैंडर्ड टाइम लिमिट है घटना होने के 3 महीने के अंदर। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से देर हो जाती है। अगर कोई सही वजह है, जैसे कि कोई मानसिक सदमे में है या डर की वजह से नहीं बोल पाया, तो कमेटी इस डेडलाइन को 3 महीने और बढ़ा सकती है। ये लचीलापन बहुत जरूरी है ताकि न्याय मिल सके। तो चलिए अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड कि शिकायत दर्ज कैसे की जाती है। शुरुआती कदम बहुत सीधे हैं। पहला तो ये पहचानना कि जो हुआ वो गलत है। दूसरा, एक अनौपचारिक समाधान का रास्ता है, पर ध्यान रहे ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, जरूरी नहीं। और फिर ये फैसला लेना कि शिकायत कंपनी की इंटरनल कमेटी में करनी है या लोकल कमेटी में। अच्छा, अब शिकायत लिखनी कैसे है? इसमें कुछ बहुत जरूरी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि घटना की तारीख, समय और जगह का पूरा ब्यौरा। अगर कोई गवाह है तो उसका नाम, और कोई भी सबूत जैसे ईमेल, मैसेज के स्क्रीनशॉट्स वगैरह, ये सब इकट्ठा करके देना होता है। सब कुछ साफ साफ लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, शिकायत जमा हो गई। अब आगे क्या? एक ऑप्शन होता है सुलह का, लेकिन ये भी शिकायत करने वाले की मर्जी पर है। इसके बाद जांच शुरू होती है। और हाँ, जांच के दौरान पीड़ित कुछ अंतरिम राहत की मांग भी कर सकता है, जैसे कि ट्रांसफर या छुट्टी। और यहां भी एक टाइम लिमिट है। एक बार जांच शुरू हो गई तो इसे 90 दिनों के अंदर अंदर खत्म करना ही होता है। ये इसलिए ताकि मामले को बेवजह लटकाया ना जा सके। अब एक जरूरी सवाल, आज के बदलते वर्क कल्चर में, मतलब रिमोट वर्क और हाइब्रिड मॉडल में, ये कानून कैसे काम करता है? देखिए, कानून ने भी वक्त के साथ खुद को बदला है। चाहे कोई ऑफिस से काम करे या घर से, शिकायत दर्ज की जा सकती है। डिजिटल तरीके से डॉक्यूमेंट जमा करना और ऑनलाइन सुनवाई, ये सब अब मुमकिन है। हाँ, एक चिंता हमेशा रहती है झूठी शिकायतों की। तो क्या कानून में इसके लिए कोई उपाय है? बिल्कुल है। कानून में इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के नियम हैं। लेकिन किसी शिकायत को दुर्भावनापूर्ण या झूठा साबित करना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सच में जो पीड़ित हैं वो शिकायत करने से डरे नहीं। कुछ और बातें हैं जो जाननी जरूरी हैं, जैसे आजकल के गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स।
उन्हें भी इस कानून के तहत प्रोटेक्शन मिलती है। और तो और कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग या लीगल मदद जैसी सहायता दे। हाँ, एक बात साफ है कि गुमनाम शिकायतें नहीं की जा सकती, क्योंकि निष्पक्ष जांच के लिए दोनों पक्षों का सामने होना जरूरी है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इस रास्ते में क्या चुनौतियां आती हैं और उनसे निपटने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, एक तरफ है आम चुनौतियां और दूसरी तरफ है उनसे निपटने के तरीके। जैसे अगर बदले की कार्रवाई का डर है तो हर चीज को, हर बात को बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट करें। अगर जानकारी की कमी है तो किसी एनजीओ या यूनियन से मदद लें और सबसे जरूरी, अपने अधिकारों को जानें। याद रखिए, हर चीज का रिकॉर्ड रखना आपका सबसे मजबूत हथियार साबित हो सकता है। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं, क्या सिर्फ कानून का पालन कर लेना काफी है? शायद नहीं। असली सवाल तो ये है कि वर्कप्लेस सिर्फ नियमों का पालन करने से आगे बढ़कर एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां हर कोई सच में सुरक्षित महसूस करे। एक सोचने वाली बात है।